ओ इकरा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उम्र भी हुई, सांसद भी हैं, शादी को लेके दबाव भी तो पड़ता होगा ना कि अब हो जाए। अब तो लव मैरिज में भरोसा है कि अरेंज मैरिज में? और जितने भी गुजर हैं, चाहे वो हमारे यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके यहाँ आपको लाल चटनी जरूर मिलेगी। वो लहसुन वाली। लंदन में थी तो ये सब चाय चटनी रोटी ये तो मिलती नहीं हो? मैंने बनानी सीख ली थी चटनी तो वहाँ अच्छा पे भी। जी वहाँ तो जींस टी शर्ट ये सब भी पहनती होंगी। जी। कौन सा हीरो पसंद है? शाहरुख खान। फिर मेरी अम्मी स्टोर रूम में रखती थी उस चप्पल को, बड़ी प्लास्टिक किस्म की थी, बड़ी तेज लगती थी। एक दिन सफाई हो रही थी तो मुझे वो चप्पल मिल गई, उठा के चुपके से मैं वो फेंक आई चप्पल। तो उन्होंने फिर दोबारा वही चप्पल मंगवा ली थी। सेम कंपनी की। दोस्ती करना पसंद है? मतलब मैं बहुत पिकी हूँ अपने दोस्तों को चुनने में। हाँ, बहुत मजाक भी वो करते हैं सब। कोई ऐसी चीज या कोई भाषण तो वो ग्रुप पे भेजेंगे, फिर अरे नेताजी देखिए ऐसे। समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड लीडर, जी हाँ, इकरा हसन के दिल्ली स्थित अपार्टमेंट हम पहुंच गए हैं उनसे मिलने और उनसे बात करने। तो मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इकरा हसन। ओ इकरा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आभार आपका। बहुत दिनों से मैं खोज रहा था आपको जी। और पार्लियामेंट में, कैराना में जी। आपके चुनाव में तो मैं गया ही था, नाहिद भाई के भी चुनाव में गया था जी। तो मैंने कहा कि आज आपका इंटरव्यू हो ही जाए। अच्छा, ये मेरे लिए पहले से रखी है क्या? जी, आपके लिए चाय बनवाई। क्या बात है। तो ये आपका जो अपार्टमेंट है आपको मिला है, फर्स्ट टाइम एमपी हैं आप। जी जी जी। और बड़ा प्यारा और खूबसूरत सा नया सा अपार्टमेंट मिला है आपको। नए जो अपार्टमेंट्स बने हैं, क्योंकि नए लोगों को हमें उसी में वेट कराया 1-1.5 साल। हाँ। उसके बाद मिला है। तो आप हमारी जनता का ही है और ये हमारा ऑफिस है। ये इकरा, आप जब फर्स्ट टाइम एमपी हैं तो आपने सोचा था कि मैं एमपी बन पाऊंगी या एमपी का चुनाव लड़ पाऊंगी या लड़ूंगी? आपके फादर एमपी रहे, मम्मी एमपी रहीं, तो आप सपना देखती थी क्या पापा को जब छोटी होंगी कि पार्लियामेंट जा रहे हैं? मम्मी को आपने देखा? जी, मैं उनके साथ आती थी और अच्छा बचपन से देखा है ये सब, लेकिन खुद में वो आत्मविश्वास नहीं था कि मैं भी राजनीति में आऊंगी और मैं भी इस तरीके से आगे फिर परिस्थितियां जैसे जैसे बनती गई उस हिसाब से आदमी का जहन भी बनता चला जाता है। तो लेकिन एक वाक्य है कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने वालिद साहब के साथ पार्लियामेंट आई थी। अच्छा। कई बार उनसे मैं काफ़ी लगाव रखती थी, तो उनके साथ हमेशा चिपकना रहता था मुझे। तो उनके साथ आए थे तो तब एक जो गार्ड हैं, क्योंकि एमपी अलग उससे निकल जाते हैं और जो साथ वाले हैं उनकी चेकिंग वगैरह होती है। हाँ। तो क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो एक गार्ड अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला था अरे तुम भी यहीं आओगी, तुम्हें भी यहीं आना है। तो हालांकि वो शायद सभी बच्चों को कहते होंगे। हाँ। लेकिन जब मैं फिर बनी सांसद तो मुझे उनकी वो बात बड़ी याद आई कि कभी कभी आदमी बिना सोचे ऐसी बात कह देता है जिसको ऊपर वाला कबूल कर लेता है। सरस्वती जुबान पे होती हैं और अच्छी बातें, लोग कहते हैं ना कि शुभ शुभ बोलो। तो उस वक्त जब आप बच्ची थी तो उसने कहा था कि यहाँ आओगी एक दिन पार्लियामेंट में। तो मैं क्या क्लास 2nd में थी तब। क्लास 2nd में? जी। तो वो दिन याद आया जब आप पार्लियामेंट में आई कि यही गेट है, यहीं से हम एंट्री अपने पापा के साथ। आपकी माँ जब सांसद थी तो भी मैंने कवर किया पार्लियामेंट में, तो आपकी माता जी को देखता था। उस समय भी आप पार्लियामेंट आती थी 1-2 बार, तो मैं देखता था। आपकी मम्मी से मैं मिला तो मैंने पूछा कि बोली बिटिया है मेरी, पढ़ाई करती है। तो हमने कहा बहुत अच्छा। तो मैं जब आप पार्लियामेंट का टिकट पाई और आपने जब आप चुनाव लड़ रही थी तो मैं ऐसे ही सोचा कि बताओ 2009 में जिससे मैं मुलाकात किया था, जिसकी मम्मी मुझे कह रही थी कि हाँ बिटिया है, पढ़ रही थी, 2024 में वो खुद सांसद हो गई। तो ये वक्त का तकाजा है। तो आप के अंदर जब चुनाव जीतने के बाद आपने सोचा ना कि विश्व के सबसे बड़े नेता भाजपा कहती है और प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने खड़े होंगे और ललकारेंगे, कहेंगे समाजवादी पार्टी की सांसद के तौर पर मैं ये पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसका जवाब दीजिए। वो थ्रिल, वो एक स्वैग था? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, हर नेता की अलग अलग तरीका होता है राजनीति करने का। और मेरा बहुत ज़्यादा
उस तरीके का अंदाज नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि स्पष्टता है। हाँ। और एक सिंपल जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझती हूँ उस तरीके से, स्पष्ट तरीके से, सिंपल तरीके से अपनी बात रखूँ, लेकिन दृढ़ता के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ हल्के लहजे में बोली जाए या एक सरल स्वभाव में बोली जाए तो वो चीज़ कमज़ोर है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो वही मेरी कोशिश है। और मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ से मुतासिर भी रहते हैं कि मुझे बहुत सी महिलाएं मिलती हैं आके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है कि उस अंदाज से आप करें, लेकिन वो मेरा अंदाज नहीं है। तो शुरू में जैसे लोग सिखाते हैं बड़े बुजुर्ग, तो मुझे भी सिखाया गया, पर वो चीज़ मुझे कभी अपने अंदर से नेचुरली आती हुई नहीं लगी। कतई ज़रूरत भी नहीं है। हल्के से मुस्कुराते हुए और बहुत आराम से ही आप ऐसा तीर मारती हैं कि अंदर तक घुस जाता है। विपक्षी तिल मिला जाते हैं कि इकरा ने क्या कहा, और हेडलाइन बन जाती है। जी, बस वही कोशिश है कि अपनी बात, मुझे लगता है राजनीति भी ज़्यादा शोबाजी का ना होके सरलता से, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं पॉलिसी बनाने के लिए, उसमें इतनी चीखो चिल्लाने की और उस तरह के अंदाज की ज़रूरत नहीं होती। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को भी आप देखेंगे, चाहे मंच के भाषण पे हो या पार्लियामेंट में हो, वो कभी उस अंदाज से बात नहीं रखते, लेकिन जो वो बात रखते हैं उसकी महत्ता क्या होती है, ये अपने आप ही लोगों का जुड़ाव जो है उन बातों से देख के पता चल जाता है। तो मेरा भी ये रहा, शुरू में काफ़ी लोगों ने समझाया कि इस तरीके से आपको कहना है, उस तरीके से, लेकिन जो मुझे नेचुरली आता है मैं उसी तरीके से बात रखती हूँ। और अभी तक उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी के साथ। आपकी शालीनता ही तो आपकी ताकत है। जी। लोग पसंद करते हैं। इकरा हसन कितनी शालीन लड़की है, क्या बहुत ही डिसेंट है, बहुत अच्छे से अपनी बात रखती है, कितने तरीके से अपने को केयर करती है, सर पे पल्लू रखती है, तहजीब है, एक संस्कृति है, एक बड़े घर की लड़की लगती है जिसे संस्कार दिया गया। बड़ा छोटा कुछ नहीं मतलब पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, जी, जी। संस्कार से बड़ा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो लोग ये कहते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं, आप तक कानों में ये पहुंचा तो होगा। जी, बहुत लोगों ने सराहा है, दुआएं दी हैं, आशीर्वाद मिला है, तो अच्छा लगता है और हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि देखिए राजनीति में आप सबको नहीं अपने पक्ष में कर सकते, तो कई बार परेशानी भी होती है। कुछ लोग इस तरह की बातें कहते हैं जो मतलब मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे परिवार की राजनीति का जो हिस्सा नहीं है, उस तरीके से भी लोग आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। तो उस बीच में जब कुछ चंद लोग आके आपकी सराहना करें तो उससे हौसला अफजाई होती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितनी आलोचना लोग करने की कोशिश करते हैं एजेंडे के तहत, ऐसे तो नहीं करते, लेकिन जो भाजपा का एजेंडा है उसके तहत, एक ध्रुवीकरण के तहत हमें जो आलोचना करने के प्रयास बहुत होते रहते हैं, उससे मेरा मन काफ़ी शुरू में विचलित हुआ, बहुत परेशानी रही। लेकिन उसके साथ साथ ही लोगों का अपार प्रेम भी मिला। चाहे सोशल मीडिया पे लोगों ने कई जो पोस्ट लोग गलत तरह की करते हैं उसके विरोध में खुद ही लोग आए और मेरा साथ दिया, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और ये सब राजनीति का हिस्सा है, ये मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, तो अब उतना मैं अपने दिल पे इन चीज़ों का असर नहीं लेती। पार्लियामेंट में खड़ी होती हैं, सामने अमित शाह, देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति सामने होते हैं, सवाल पूछती हैं, तो कोई झिझक नहीं? देखिए, आत्मविश्वास आता है उस जनता के प्यार से जिन्होंने हमें वहाँ भेजा है। अगर हम वहाँ मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने लोगों की, जिन्होंने मुझे वहाँ एक आवाज़ बना के भेजा है, अगर मैं उनकी बात भी मुखर तरीके से, उनके जज्बात ना रख पाऊँ तो मेरा वहाँ बैठना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए उस काम में चाहे किसी भी हद तक जाना हो, मैं अपनी बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास करती हूँ और उसमें किसी से डर नहीं लगता। ये राजनीति है, आज वो वहाँ बैठे हैं, वक्त की बात है, कल को हमारा भी दौर आएगा, तो सवाल होने चाहिए सरकार से, जिनके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, उनसे सवाल तो होने चाहिए और वो मैं करूँगी। इसी पे आपने एक शेर सुनाया था वहाँ पे दादरी की रैली में, जी, निजाम है बदलता है, जरा सुना देंगी? जी, अब मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन इसी तरह का था कि जनता उठ खड़ी हुई है। हाँ। और ये निज़ाम बदलने को है, तो इसी की अंदाज में कुछ था। हाँ। जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है, जनता उठ खड़ी है, ये निज़ाम बदलने को है। तो उम्मीद है हमें कि बदलाव आएगा।
क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया उत्तर प्रदेश के लोगों को जूझते हुए हर तरीके से, तो हमें उम्मीद है बदलाव की लहर दिख रही है और हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो आगाज़ हुआ है दादरी से और उम्मीद है जैसे 11 में नोएडा से हुआ था उसी तरीके से जीत हासिल हुई थी, उसी तरीके से इस बार भी करेंगे। इकरा, शालीनता आप में है वो बात सही है, लेकिन आपके तेवर को हमने उस वक्त भी देखा था जब पूरे संसार ने देखा था CAA NRC में, लंदन में इकरा हसन जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे और वो तस्वीरें ब्रिटिश हाई कमीशन के पास लहराते हुए पोस्टर और नेतृत्व करते हुए जो मॉब है उस भीड़ का, और CAA NRC के खिलाफ एक बुलंद आवाज विदेश में, तो वो तेवर भी हमने देखा है। वो क्या था? देखिए, उस टाइम मैं लंदन में पढ़ रही थी और ये कानून आया और मन इतना विचलित हुआ कि इतनी परेशानी हुई। यहाँ पे जामिया में, JNU में सब जगह स्टूडेंट्स आगे आके विरोध कर रहे थे। तो वहाँ की जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी थी, जो साउथ एशियन इंडियन स्टूडेंट्स थे उसमें, तो हम लोगों ने फिर ये एक ग्रुप बना, सब मिले और फिर ये तय हुआ कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो हमने ये ठाना कि हम वहाँ पे भी इस बात को मुखर रूप से उठाएंगे और वहाँ पर भी हम जगह जगह जाकर लोगों को एकत्रित करेंगे, जागरूक करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे हमारा सपोर्ट और समर्थन हमारे देशवासियों तक पहुँचे वहीं से ही। तो उसके तहत हमने बहुत वहाँ पर प्रोटेस्ट करी। तो वहाँ आप कहाँ पढ़ती थी? जी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, SOAS कॉलेज है, उसे वहाँ का JNU भी कहा जाता है। अच्छा। तो थोड़ा उस तरह की विचारधारा है, लेफ्ट ओरिएंटेड है। वहाँ पे मैं पढ़ती थी, तो हमारे कॉलेज से ही वो शुरुआत भी हुई थी। तो अच्छी प्रोटेस्ट रही, सभी हर मज़हब के, हर वर्ग के लोग आए, जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे। बड़ी यूनिटी, बाहर जाके आप जिस देश के हैं वो सबसे बड़ी चीज़ रहती है। किस ज़िले से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस मज़हब के हैं, किस जात के हैं, ये कोई नहीं पूछता। आपका देश ही पूछा जाता है। तो एक यूनिटी अलग तरह की थी। एक जो जब यूथ में वो स्पिरिट देखने को मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने वहाँ इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करी और भी कई कई जगहों पर। महात्मा गांधी जी के वहाँ पे स्टैचू जो है, जो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है, तो वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट करी। तो उसका बहुत अच्छा मैसेज गया और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने सराहा। वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे जो मुझे मिले, तो मैं लेट हो गई थी एक प्रोटेस्ट के लिए और मैं लीडर नहीं थी उस प्रोटेस्ट की, मैं एक हिस्सा थी बस। लेकिन उस दिन बारिश हो गई, मेरा असाइनमेंट था, मैं लेट हो गई। तो मैं जब पहुंची तो वो और मैं, हमें रोड क्रॉस करना था, हम बहुत देर तक बारिश की वजह से फंसे खड़े रहे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपका ही कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अरे नहीं, मैं बहुत हिचकती थी उस टाइम, मेरा कुछ राजनीति में ऐसा नहीं था, बोलना भी शायद ढंग से ना आता हो। तो मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, तो ये इत्तेफाक था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इत्तेफाक से फिर वो मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया। मैं देने नहीं गई थी, इत्तेफाकन हुआ। और फिर जब मेरी एंट्री हुई परिस्थितियों की वजह से राजनीति में, तो तब वो इंटरव्यू फिर चला। पहले शायद उतने लोगों ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन तब वो चला। और ये भी किस्मत का ही खेल है कि उस दौरान मैं जबकि लीडर नहीं थी, मेरा ही इंटरव्यू हुआ। तो कुछ चीज़ें ऊपर वाला, हमारे ज़िंदगी की स्क्रिप्ट ऊपर वाले के हाथ में है, तो कुछ चीज़ें वहीं से होती हुई आती हैं। ये चीज़ें मैं बाद में सोच रही थी, ये उस वक्त तो नहीं सोचा था और बड़ी हिचक थी मुझे, उस इंटरव्यू में भी देखने को मिलेगा। तो पर हालात ऐसे बने कि वो हुआ और फिर बाद में वो बहुत चला। लंदन की स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इंडिया के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या अंतर? वहाँ पर राइट्स की जो अवेयरनेस है, अपने जो हमारी राइट्स हैं उसकी अधिकारों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और मतलब हर रोज़ हमारे कॉलेज के बाहर, हमारा कॉलेज जो था तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस था, कई तरह के कॉलेजेस थे, UCL और एक और कॉलेज था, मैं नाम नहीं याद आ रहा। तो वो कैंपस था पूरा,
वहाँ पर रोज किसी ना किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट होती थी, रोज लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे, लड़ते थे। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है कि हम किसी चीज से विरोध करें और अपनी बात रखने का हमें अधिकार हो, वही आज़ादी है। तो वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू बहुत है कि आप एक भी इंसान अगर है अपनी बात रखे उस पर इस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश होती है, तरह तरह के कानून लगा दिए जाते हैं लोगों पर, UAPA और हर तरह के कानून का गलत इस्तेमाल होता है, या किसी को एजेंडे से जोड़ दिया जाता है कि ये तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा हो या अन्य तरह की चीज़ें, एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है जो मुझे लगता है बहुत गलत है। तो वहाँ पर वैसा नहीं है, वहाँ पर आप अपनी बात, एक भी आदमी है, एक चीज़ से आपत्ति है, आपको अधिकार है, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, खड़ा होइए, आप पे कोई, आपको जेल में नहीं कोई डालेगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है जिससे, जो हमारे देश में मुझे लग रहा है जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार इस तरीके से कानून लाए जा रहे हैं, इस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है कि लोकतंत्र का कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे भी रोक है, बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये चाहते हैं कि ताकत बस आपके हाथ में रहे, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो पावर का, कि कोई भी अगर आपसे सवाल कर रहा है, आपकी नीति से खुश नहीं है, तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इकरा, जब आप वहाँ लंदन में थी, वहाँ तो जीन्स टी शर्ट ये सब भी पहनती होंगी? जी बिल्कुल, मैं बचपन से पहनती थी। स्टूडेंट थी तो ठंड का वहाँ बहुत मौसम था, हमारे कपड़े वहाँ पर्याप्त नहीं रहते हैं, तो वहाँ के कपड़ों के हिसाब से वहीं पे उस तरीके से वहाँ पे रहना पड़ता था। और उससे पहले भी जब मैं स्कूल में थी तो जैसे सब बच्चे रहते हैं, ये मेरा प्रोफेशनल अटायर कह लीजिए, मेरी संस्कृति का हिस्सा कह लीजिए। जब आप लोगों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब आपको लोग एक जिम्मेदार नज़रिए से देखते हैं, तो मुझे लगता है हर प्रोफेशन का एक अटायर होता है। जैसे वकीलों की एक ड्रेस है, उसी तरीके से डॉक्टर्स की है, टीचर भी एक तरीके से आते हैं, नेताओं की भी है। तो ये उसी का हिस्सा है। और मैं क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों को अब रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ इकरा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज़ हूँ, तो मुझे उन्हीं के अंदाज में सबके बीच में आना ये भी ज़रूरी है। ये हिजाब उसी का प्रतीक है? जी, हिजाब नहीं है, मैंने कहा है कई बार, ये हिजाब नहीं है, आंचल है। हमारे यहाँ पर मुस्लिम समाज से हों, गुर्जर हों, जाट हों महिलाएं, राजपूत हों, कश्यप हो, सैनी हो, हर समाज की जो महिलाएं हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ तो जिस तरीके से वो अपने सर को ढकती हैं, वो अपने आंचल से, चाहे साड़ी के पल्लू से हो या दुपट्टे से हो, इसी तरीके से लोग रहते हैं। हिजाब थोड़ा अरेबियन कॉन्सेप्ट है, वहाँ के लोग उस तरीके से लेते हैं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी मेरे मज़हब के अलावा मेरे कल्चर की भी है। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ का क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है, तो वो हर रीजन का अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ दूध दही घी पे बड़ा जोर है, तो वही वेजिटेरियन डाइट पे ही ज़्यादा फोकस है। मैं खुद भी नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाती, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि खेती बाड़ी का जो हमारा वहाँ का सब व्यवस्था है उसी हिसाब से रहते हैं। तो आप जहाँ से आ रहे हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होना बेहद ज़रूरी है, मेरे ख्याल से। ये जब आप नाहिद हसन को चुनाव लड़ा रही थी, मैं उस चुनाव को कवर कर रहा था, उस समय से आपका ये अटायर है, उसी समय से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले जब राजनीति की जिम्मेदारी आपके पास नहीं थी, उससे पहले आप सामान्य जींस टी शर्ट, सलवार सूट जो भी पहनना जा सकता है पहनती थी। ये नाहिद हसन जब जेल में थे और आपने उस चुनाव की 2022 के चुनाव की जिम्मेदारी, तभी से मैं ये देख रहा हूँ, ऐसा ही है ना? फिर ये उतरा नहीं। अब शादी हो, ब्याह हो, घर हो, पार्लियामेंट हो, समाज हो, ये हर जगह रिश्तेदारियां हों, कहीं भी ये यही भेष रहता है। चेहरे याद करा कोई इकरा हसन, तो वो इकरा हसन तो ऐसे ही होगी, बेअदब टाइप की नहीं होगी, उसमें संस्कार होगा, अदबी होगी, आंचल होगा। इसकी चर्चा बहुत रहती है। मतलब मैं बिहार गया था चुनाव में, तो मैं सीमांचल में गया, तो वो इकरा हसन आ रही, वो लड़की बहुत कल्चर्ड है, बड़ा संस्कार है, वो तो कभी आंचल गिरने नहीं देती है। तो ये आप तक पहुंची होगी ना बात?
जी बहुत, बल्कि कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप जिस तरीके से लेती हैं तो ये थोड़ा अलग है ऐसे। तो ये मेरी मदर ऐसे करती थी, उनसे सीखा मैंने। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब मुझसे कई लोगों ने पूछा भी, कई लोगों ने मुझे दोष भी दिया कि आपको तो प्रोग्रेसिव सोच के साथ आना चाहिए था, आप यंग हैं, आप अगर इस तरीके से सर ढकेंगी तो आप पीछे ले जा रही हैं महिलाओं को। और तरह तरह के, मतलब हर जो भी आप कदम उठाएं उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वी हैव टू चूज आवर बैटल्स। एक कहावत है कि आपको सारी जंगें आप लड़ें ये ज़रूरी नहीं है, जी। कुछ जंग आप लड़ें, कुछ छोड़ भी दें। तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ क्योंकि मेरा काम पब्लिक में रहने का है। उससे पहले नहीं था, मैं स्टूडेंट थी, घर में रहती थी, तो तब कोई रोक टोक भी नहीं थी। लेकिन जब से मैं पब्लिक लाइफ में आई हूँ तो मुझे भी बेहतर लगता है कि मैं एक तरीके से लोगों के बीच में जाऊँ। पार्लियामेंट जाती होंगी, वहाँ भी लोग चर्चा करते होंगे आपके साथ की बहुत सारी महिला सांसद हैं जो बातें करती होंगे। इकरा कैसे रहती हो तुम, कैसे हाँ, इसको जरा मुझे भी सिखाओ। बहुत लोग कहते हैं कि अरे इतने यंग हो, अभी से क्यों सर ढक रहे हो, क्या ज़रूरत है, और कोई बात नहीं। तो वो बातें भी ठीक हैं, लेकिन मेरी सोच वहाँ तक नहीं जाती। मुझे लगता है कि देखिए, मज़हब या कल्चर सबसे रिलेटेड है कि जब पब्लिक में आप हैं तो कई सारी चीज़ें आपको खुद, मैं इतना सब करने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे ट्रोल अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, मन बहुत दुखी होता है। तरह तरह के वो बनाएंगे, कोई कुछ कह देगा उस तरीके से। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं इतना बच के चलने के बावजूद ये सब हो रहा है, अगर मान लीजिए मैं दूसरे अंदाज में रहती तो पता नहीं क्या क्या लोग चर्चा चलाते। और मुझे बेफिजूल की बातों में, बेफिजूल की चर्चा अपने लिए चलाने का कोई मन नहीं है मेरा जो काम है। और ये बहुत सीरियस काम है, ये बहुत वैसा काम नहीं है, जी, और 24 घंटे का काम है। तो इसमें मैं चाहती हूँ, मैंने कई बार कही भी है बात, कि मेरा फोकस मेरा काम है। अगर मैं अपना सर ढकूं और 10 लोग शांत हो जाएं उससे, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम काम की बात करें, वो बेहतर है। अब मैं ना ढकूं और फिर 10 लोग इसी बात पे कमेंट करते रहें और काम की चर्चा होए ना कभी भी, तो वो गलत है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो शायद वक्त भी आएगा, हम देखेंगे हमारी जिंदगी में, जब महिलाओं के पहनावे पे बात नहीं होगी, उनके काम पे बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो सामाजिक सोच है, इसको बदलने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो उसमें मेरी कोशिश ये है कि, और बहुत अच्छे मुझे उदाहरण भी मिले हैं कई। एक हमारे वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो वो महिलाओं को, लड़कियों को उन्होंने एम्प्लॉय किया कैमरा वर्क के लिए। तो जिसमें उनके घर वालों ने, मुस्लिम लड़कियां थी, उनके घर वालों ने मना कर दिया। तो लड़कियों ने कहा कि क्यों, इकरा भी तो करती है और हम भी इसी तरह से रोड के कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है। तो उनके घर वालों के पास जवाब नहीं बना और वो फिर लड़कियां अब काम कर रही हैं। तो ये बात मुझे उन्होंने पर्सनली बताई और मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक उदाहरण उन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जिनके घर वाले उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, एक उदाहरण हो, रिप्रेजेंटेशन हो कि हाँ, अगर इस अंदाज से हमारी लड़की जाएगी तो ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि उन लोगों की सोच को बदलने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन लड़कियों के प्रोग्रेस में हम देरी नहीं कर सकते। चाहे वो सर ढक के हो या खोल के हो, उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो वो लड़कियां जिनके घर वाले थोड़े कंजर्वेटिव सोच के हैं, अगर मुझे देख के प्रोत्साहित हो रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इकरा, अभी आपने कहा ना कि मैं वेज पसंद करती हूँ क्योंकि गुजर समाज से हूँ, तो दही, दूध, भैंस, गाय, खेती बाड़ी, ये भी है आपके यहाँ पूरा? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता ज़्यादातर लाल चटनी होती है, लहसुन वाली, वो और मक्खन और रोटी और मट्ठा, ये सुबह का नाश्ता है। अगर हम कहें गुजर समाज में, मैं भी खाता रहता हूँ, अतुल प्रधान के यहाँ भी खाया, जी। अभी नोएडा में भी खाया, तो उसको बोलूँ कि छाय, मट्ठा को छाय, लाल चटनी, जी, अलग अलग जगह पर नाम बदलते रहते हैं। और रोटी, रोटी के ऊपर नोनी घी, वाइट, ये भी यही खाना है आपका? यही नाश्ता है, यही पसंद है?
बिल्कुल, क्योंकि बचपन से खाते इसका एक अलग ही वो लगता है। मतलब अगर बहुत दिन बाद जैसे अब घर जाएंगे तो शायद एक रोटी फालतू खा ली जाएगी क्योंकि मक्खन ताज़ा मिलेगा, चटनी मिलेगी। और जितने भी गुजर हैं, चाहे वो हमारे यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके यहाँ आपको लाल चटनी ज़रूर मिलेगी। वो लहसुन वाली, लहसुन, लाल मिर्च जी, और बस दो ही चीज़, बस दो ही, रेड और नमक डाल के, हाँ, उस पे रोटी पे लगाया। कुछ लोग, अब जैसे मेरी मदर, उसमें वो धनिया पुदीना थोड़ा डाल के मिक्स ही कर लेती हैं, लेकिन होती वो ही याद आ गया, मुंह में पानी आ गया। जी, आपको भी? तो बिल्कुल। तो उस खाने का एक अलग ही वो है। हाँ, नॉनवेज नहीं? नहीं, नॉनवेज भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम। हमारे यहाँ मजाक उड़ाते हैं वहाँ पर कैराना में कि जब कोई हमारे जैसे मुस्लिम गुजर जो हैं कोई नॉनवेज लेने जाता है तो कहते हैं अच्छा मेहमान आए होंगे आज तुम्हारे यहाँ। तो मतलब जैसे लोग डेली खाते हैं, हाँ। उस तरीके से नहीं है, कभी किसी ओकेजन पे। ओह, जी, अच्छा। ऐसा नहीं है कि जो गुजर समाज का जो मुस्लिम है वो रोज नॉनवेज ये एक जोक है हमारे यहाँ कैराना में। अच्छा, हाँ, कि तुम्हारे यहाँ आए होंगे मेहमान, तब तुम लेने क्योंकि जा। दुकानदार वगैरह सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो मजाक करते हैं कि अच्छा आज, अरे आज तो तुम भी आ गए, कोई मेहमान आया होगा तभी आए हो। तो एक ईटिंग पैटर्न जो है वो कम्युनिटी के हिसाब से हो जाता है। तो हमारा भी ऐसे ही है, बहुत कम मतलब ओकेजन पे कोई मेहमान आ जब गया। आप लंदन में थी तो ये सब चाय, चटनी, रोटी ये तो मिलती नहीं हो? मैंने बनानी सीख ली थी चटनी तो अच्छा, वहाँ पे भी। जी, नहीं सिलबट्टे पे नहीं थी, हाँ, वो मिक्सी की, हाँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर तो फीका ही खाना मिलता था थोड़ा, हाँ, तो एक वहाँ पर मक्खन की जगह, अच्छा मैं खुद पर्सनली मलाई और चटनी भी खा लेती हूँ, हाँ, रोटी के साथ, हाँ, तो वहाँ पे वो थिक क्रीम उनकी मिलती थी, हाँ, मिलती है। उसके साथ मैंने चटनी बनानी सीख ली थी मिक्सी में, जैसी कैसी भी, लेकिन वो टेस्ट थोड़ा थोड़ा आ गया था, हाँ, तो जुगाड़ कर ही लेता है आदमी। किसी अंग्रेज को तो नहीं खिला दिया? नहीं। तीखा खा के करने लगे? नहीं, मतलब बस उनका टेस्ट डेवलप नहीं है और हमारा इतना ज्यादा है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। अच्छा, वहाँ जब वहाँ से आते होगे लंदन से तो सबसे पहले मम्मी ये बनाओ, मम्मी लेके तैयार? ये बचपन से रहा है, क्योंकि बचपन से मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो जब भी घर आते हैं बचपन से ही तो फरमाइशें पहले ही से ही शुरू हो जाती हैं कि ये चाहिए, वो बनना है, ये बनना है। तो आज भी ऐसे ही है, जैसे सर्दियां होते ही गन्ने की रस की खीर जरूर बनेगी, गुड़ डाल, वो रस और चावल वाला। जी जी, हाँ, जी, तो मेरी अम्मी वो बनाती हैं और फिर वो सबको खिलाती हैं, खूब सारी बनाएंगी, तो लेकिन वो फरमाइश मेरी ही रहती है पहले। तो फिर इस तरह की चीज़ें, एक सूखी सेवइयाँ होती हैं, वो वैसी तो सब खा लेते हैं, सूखी सेवइयाँ वो भी मेरी अम्मी बनाती हैं फरमाइश पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब पहले से ही, जिनका वक्त के हिसाब से, सर्दियों का ये है, सर्दियों में ये बनेगा ही, साग बनेगा ही, कड़ी मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं, उन्हीं के हाथ की मुझे पसंद है, पर वो कम ही मिलती है। तो ये चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लंदन की कौन सी चीज़ अच्छी लगती थी खाने में? लंदन की, वहाँ पे लंदन में मीठा काफ़ी अच्छा लगता था मुझे वहाँ पे, तो चॉकलेट नहीं, हाँ जी, वो केक वगैरह और इस तरह की जो उनके बेक्ड आइटम हैं वो काफ़ी अच्छे रहते थे। बाकी खाना मुझे कोई खास वहाँ का, सब ठंडा, सब बस एकदम उठाया और चल दिए वैसे वाला खाना था। तो हम लोग एक टाइम तो गरम खाना चाहिए ही चाहिए। तो कहीं एक हमारे वहाँ पे हरे कृष्णा वालों का वो भी रहता था बहुत, टेम्पल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बहुत आती थी, तो वो एक दिन हमारे यहाँ वो लगाते थे स्टॉल, तो वहाँ पे भी मैंने खाया है। तो वो गरम गरम खाना मिलता था ठंड में, बिल्कुल बाहर पार्क में, तो उसका एक अलग ही वो था। तो गरम खाने की वहाँ बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ सब वही सैंडविच खा लीजिए, ये खा लीजिए ठंडा, हमें आदत है गरम गरम खाने की, गरम रोटी तवे से गरम आए, गरम सब्जी हो। तो एक वक्त तो कुछ ना कुछ खुद ही जुगाड़ करना पड़ता था। खाने का हुनर मुझ में है नहीं बिल्कुल भी, कुछ अच्छा बनाना आता नहीं है, कोशिश कर लेती हूँ पर आता नहीं है। तो बस ऐसे ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि
बहू भले सांसद हो किसी की, लेकिन बहू को खाना बनाने जरूर आना चाहिए इंडिया में। सही कह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है अब। मेरे जैसे भी लोग हैं तो लेकिन उम्मीद लोग करते हैं, लेकिन जुगाड़ कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ खाने पीने का हो ही जाएगा। अच्छा, ये आपको खाने में जैसे चॉकलेट, बचपन से हॉस्टल में रही हैं तो चॉकलेट भी पसंद होगा? हाँ, मीठे में मुझे थोड़ा मीठा देसी पसंद नहीं है ज़्यादा। अच्छा जी, तो मीठा ज़्यादा, क्योंकि बचपन से वही सब खाया पिया है ज़्यादा हॉस्टल की वजह से, तो चॉकलेट, केक, इस तरह की बचकानी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। जो शुद्ध मिठाइयाँ होती हैं वो गुलाब जामुन, रसमलाई, वो नहीं खाई जाती मुझसे ज़्यादा। अच्छा, तो उनकी उतनी आदत नहीं है। अच्छा, आपने बचपन से हॉस्टल में आप रही, तो कब से कहाँ, किस हॉस्टल में गई, कहाँ पढ़ाई किया आपने? जी, मैं दिल्ली में थी क्लास 1 से। और हॉस्टल में? जी, क्वीन मैरीज हॉस्टल है, ऑल गर्ल्स, 30 हज़ारी में। 30 हज़ारी के पास। तो वहाँ पे मैंने क्लास 1 से क्लास 12 करी। और क्लास 1 से क्लास 12 हॉस्टल में? जी। मम्मी की याद आती होगी? जी, आती थी, बहुत याद आती थी। और शुरू में लालच दिया गया मुझे। तो मेरे भाई जो हैं बड़े, वो देहरादून में हॉस्टल में थे, नाहिद हसन जी। तो जब उनको छोड़ने जाते थे तो उनको बहुत सारा सामान दिलवाया जाता था खाने पीने का। तो क्योंकि मैं छोटी थी तो उसी लालच में मैं तैयार हो गई थी हॉस्टल जाने के लिए। ये उस टाइम पता नहीं था कि सजा है एक तरह की। तो अच्छा, भाई को देखा? वो बहुत भारी पड़ा मुझे। भाई को देखा जब हॉस्टल जा रहे थे तो खूब उन्हें सामान ले लो, ये चॉकलेट ले लो, ये ले लो। बहुत ज्यादा शॉपिंग होती थी, बहुत इज्जत होती थी। नहीं, बहुत शॉपिंग होती थी, पैसे दिए जा रहे हैं, चीजें खरीद, कपड़े, खिलौने, जो उन्होंने कह दिया वो सब खाने पीने की चीजें। तो मैं सोचती थी मुझे नहीं मिलता है। तो फिर मेरी जो मम्मी है वो पढ़ाई पे उनका बड़ा ध्यान था। और क्योंकि हमारे घर पे मेरे वालिद साहब राजनीति में थे, तो वो माहौल नहीं मिल पाता था। तो वो और एक बार ये हुआ था कि मेरे जो दादा थे उन्होंने मुझे स्कूल से बुलवा लिया था क्योंकि उन्होंने चाट मंगवा ली थी घर पे। तो मेरी अम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो वो कहने लगे ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा हॉस्टल ही भेजेंगे। तो तब मैं तैयार, मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगता था कि शायद मेरा भाई नानी, क्योंकि जब भी हम जाते थे नानी के यहाँ से उन्हें ले लेते थे। तो मेरे दिमाग में बचपने में ये था कि शायद वो शाम में नानी के, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि रात भी घर वालों के बिना बितानी पड़ेगी। तो लालच में मैं तैयार तो हो गई। अब जब 4 बजे के बाद मेरी मम्मी वहां से गई तो फिर जो रोने का आलम शुरू हुआ। तो बहुत ही मुझे बुरा लगा और मुझे ऐसा लगा मुझे धोखा दे दिया और मैं कैसे रहूंगी। तो बहुत छोटी थी मैं, 5 साल की थी। लेकिन तभी से जिंदगी की परीक्षाएं मुझे लगता है शुरू हो गई थी। तो शुरू में बहुत मुश्किल रहा। मैं सबसे छोटी भी थी अपने हॉस्टल में। तो क्लास 1 में मैं और एक और लड़की थे, उसने भी जल्दी 1 महीने बाद वो अपने घर चली गई थी। लेकिन मेरे घर वालों ने हार नहीं मानी, उन्होंने मुझे पूरा पढ़ाया वहीं पे। तो मैं सबसे छोटी थी, 3 साल तक मैं सबसे छोटी रही अपने हॉस्टल में। और फिर सबसे पुरानी होके मैं वहां से निकली थी। तो अच्छा सफर रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है आज आप मुझे कहीं भी छोड़ दीजिए, मुझे कभी वो दिक्कत नहीं होती कि यहाँ नींद नहीं आ रही है या वो। तो मुझे लगता है बचपन से ही, क्योंकि उस तरह की तैयारी रही है। हॉस्टल में थी तो फिर स्कूल बंक करने का कोई अवसर? नहीं, वो तो हमारी तो यूनिफॉर्म हॉस्टल वालों की अलग होती थी। तो वो सबकी प्लेन वाइट शर्ट, हमारी चेक्ड शर्ट होती थी। तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, वो तो ऑप्शन था ही नहीं बिल्कुल। मूवी कैसे देखते? मूवी हमें संडे में टीवी टाइम मिलता था अंदर ही कैंपस में। तो सैटरडे संडे में जो जितना टीवी होता था वो देख सकते थे। बाकी टाइम और बहुत चीज़ें रहती थी करने को। अब मुझे लगता है वो बहुत अच्छा वक्त था। किताबें भी पढ़ लेते थे, कॉमिक बुक से शुरुआत करी थी, फिर मोटी मोटी किताबें भी पढ़ लेते थे। स्पोर्ट्स में मैं बहुत इंटरेस्टेड थी, गेम्स टाइम के लिए बड़े वो रहते थे। तो एक जो रूटीन होता है बच्चों का, वो बहुत अच्छा था हॉस्टल में। कौन सा गेम खेलती थी आप? जी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी। हमारे वहाँ पे स्टेट लेवल तक हम गए थे, मैं टीम में थी। अच्छा जी। और उससे पहले थोड़े और बचपने में मैं स्विमर भी रही हूँ, नेशनल स्विमर। जी। अच्छा जी। तो स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। और उसके अलावा जो आपस में बच्चे खेलते कूदते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा वक्त था। अब भी बहुत सिंपल, बहुत अच्छा।
घर वालों की शुरू में बहुत याद आती थी, बाद में क्योंकि सब चीज़ें समझ में आ गई थी, मन लगने लगा था, तो बहुत अच्छा वक्त बीता वो, काफ़ी मैं याद करती हूँ स्कूल के वक्त को। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। कौन सा प्लेयर बहुत कौन सा गेम या कौन सा प्लेयर बहुत पसंद? अब तो उतनी दिलचस्पी नहीं रही है और चीज़ों की वजह से, लेकिन क्रिकेट बहुत देखते हैं। तो युवराज सिंह मेरे फेवरेट हुआ करते थे और विराट कोहली और काफ़ी लोग हैं। तो अब बुमराह वो भी जी बहुत पसंद है। तो क्रिकेट ही देखते हैं ज़्यादा, तो अभी भी जी जब भी मौका लगता है तो क्रिकेट देख लेते हैं। बाकी तो कोई स्पोर्ट अब नहीं देख पाते जी। अब खेलने का मौका मिलता है? बैडमिंटन वगैरह कभी खेल लिया तो वो भी 100 दिन में एक दिन ऐसे। अब वैसे तो मौका नहीं लगता। अच्छा, फिल्मों का भी बहुत शौक था और हॉस्टल में जितनी देख पाते थे, फिर जब छुट्टी होती थी तो टीवी के सामने बस पूरा वक्त चाहते थे कि छुट्टी का टीवी के सामने ही बीते। तो काफ़ी देखी हैं, मतलब एक वक्त था कि सारी देखनी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन अब वो भी टाइम नहीं मिलता और अब वो मन भी नहीं करता कि जाएं स्पेशल तरीके से और देखें। तो बड़ा वक्त उसमें बीत जाता है, अब वक्त अपने लिए ही नहीं रहता। लेकिन बिल्कुल अब भी कभी कभी बैठ के कुछ ऑनलाइन देख लिया उस तरीके से। कौन सा हीरो पसंद है? शाहरुख खान। मेरा सवाल खत्म ही नहीं हुआ कि शाहरुख खान। लगता था कि मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंच जाए, क्या पता मेरी मुलाकात ही हो जाए। अच्छा जी मिलने का कभी अवसर नहीं मिला। अगर शाहरुख खान तक ये इंटरव्यू जाएगा तो इकरा हसन से शाहरुख खान भी मिलना चाहेंगे। क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, हैं? और आप उसी जगह से जहाँ रहती भी हैं, जामिया साइड में भी जाती रहती हैं, तो वहाँ से वो पढ़े लिखे भी हैं, तो शाहरुख खान साहब के पास ये आवाज़ जरूर जाएगी। अच्छा IPL भी देखती हैं आप, क्रिकेट भी देखती हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के वो मेंटोर हैं, उनके मालिक भी हैं, तो वो सुन रहे होंगे। और शाहरुख खान बचपन से ही जी। अच्छा, कौन सी फिल्म उनकी आपने देखी? सारी। अच्छा, राजू बन गया जेंटलमैन, बिल्कुल सारी फिल्में देखी। डर भी देखी। कक्का किरण सब देखी है। अच्छा जी। रईस भी, पठान सब। अरे कुछ छूटा ही नहीं। पहली फिल्म से पहली शायद वो सब नहीं देखा, सर्कस फौजी वो सब नहीं देखा। हाँ, तो मैं तो जी वो अवेलेबल भी नहीं है, वरना देख लेते वो भी बड़ी मुश्किल से। शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो कोशिश रहती है या कहीं भी देख लेना है। पहले बहुत इस तरह की चीजें रहती थी कि फर्स्ट डे ही देखेंगे या वो। यस बॉस बिल्कुल देखिए, काफी पसंद भी है मुझे। बाजीगर बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी मूवी उनकी कौन सी लगी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी मूवीज पसंद हैं और एक कैटेगरी में बहुत सारी, जैसे कल हो ना हो, वीर ज़ारा, चक दे इंडिया जी, और सारी ही मतलब लगभग ये टॉप में आ जाती हैं, फिर बाकी सारी। शाहरुख खान के साथ ये एज एक्टर, एज ए जिस तरीके से वो बोलते हैं अपनी बात जी बिल्कुल, ये मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक्टर्स काफ़ी हैं, अच्छा काम भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन मैं उनकी ऑफ कैमरा पर्सनालिटी से जितनी प्रभावित हूँ, शायद ऑन कैमरा से उतनी नहीं हूँ। तो उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, जो उनकी सोच है, जिस तरीके से वो हर चीज़ को एक बड़े ही सभ्य मजाक के रूप में पेश कर देते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है, रिस्पेक्ट है, डिग्निफाइड तरीके से जैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं, महिलाओं के प्रति जो उनका सम्मान है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका जहन किसी के प्रति बनता है एडमिरेशन का, तो ये बड़ा फैक्टर है उसमें। मैं भी ये कहता हूँ कि मैं फिल्में पसंद करूँ ना करूँ, मैं एज ए एक्टर पसंद ना करूँ, लेकिन एज ए पर्सनालिटी शाहरुख खान मुझे बहुत फैसिनेट करता। मैं अपने बेटे से कहता हूँ, यार देखो यार शाहरुख खान यार क्या बोलता है वो मंच पे, क्या वो आदमी जब बोलता है तो लगता है कि फिलोसफर है। नहीं ऐसा आपने फील किया? जी। फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे कोई भी मंच दे दो उनके, अब मंच दे दो आप, वो आदमी उड़ा देता है एकदम। दूसरे को एक ऐसा लगता है उनके वो देखने से कि वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत सहज और
बहुत केयर्ड फॉर महसूस करा रहे हैं और ये बात झलकती है। तो वो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि आप आसपास के अपनी सराउंडिंग से कितना अवेयर हैं, कितना उन्हें अपने इंक्लूड कर रहे हैं अपने उसमें, छोटे बड़े की उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये सब चीज़ें, कॉन्फिडेंस लेवल जी, और ये आज नहीं, जब वो अब तो सुपरस्टार हैं, जब वो सुपरस्टार नहीं थे उनके उस समय के भी इंटरव्यू देख लो आप, और आज भी वो कहते हैं और बहुत प्रिटेंशियस नहीं लगता। एक कैंडिडनेस भी है कि ये फेक नहीं लगता कि बना रहे हैं बस अपनी इमेज बनाने के लिए। नहीं। तो एक बहुत बैलेंस्ड और बहुत रियल तरीके से वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। बोलते हैं मैं आखिरी सुपरस्टार हूँ। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। वो स्वैग उसमें जो बात उनमें है वो मुझे नहीं लगता अब आने वाले किसी में भी है। जी भाई एक उम्र हुई उनकी 55-60 के आसपास होने जा रहे हैं, लेकिन उनके बाद वो स्टारडम जो वो बोलते हैं कि मैं आखिरी सुपरस्टार हूँ, वो कॉन्फिडेंस के साथ। और वो कॉन्फिडेंस ओछा नहीं लगता है ना। क्योंकि उसके साथ सब्सटैंशियल उनका काम है, उनका सारा व्यवहार है। तो अगर कोई, मान लीजिए मैं ये बात कहने लग जाऊं तो कोई भी कहे तो थोड़ा ओवर स्मार्टनेस या ओछेपन की लगती है, लेकिन उनके मुंह से नहीं लगती। कुदरत का कमाल है ये भी। तो वो एज ए पर्सन भी आपको पसंद है? जी, मतलब मैं पर्सनली तो नहीं जानती, पर जो देखा है ऑफ कैमरा, ऑफ स्क्रीन। जी तो चलिए शाहरुख खान साहब मिल लीजिएगा। वैसे इकरा हसन सांसद हैं कैराना से, प्रधानमंत्री के सामने बैठती हैं, अमित शाह जी के सामने बैठती हैं, और अमित शाह जी पूरा पार्लियामेंट इनके मुरीद हैं, इनके बोलने के। मुझे ऐसा लगता है कि सब सांसद मिलते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा बोलती है। हाँ नहीं, सब अप्रिशिएट, क्योंकि वो लोग सीनियर हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ जी हों, ये लोग बड़े नेता हैं। तो ऐसे थोड़ी कोई बड़ा बनता है, कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी बनता है। कुछ तो होता ही है तभी बनता है ना। तो दिल भी बड़ा होता है सबका। आप भी राजनीति में हैं, इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो दिल नेता का बड़ा होता है, होना चाहिए, होता ही है। मुझे लगता है सबसे बड़ा दिल लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। तो भाई मुख्यमंत्री रहे हैं, तीसरी देश की पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैंने तो कहा कि नेता का दिल बड़ा ही होता है, जो बड़ा दिल का नहीं होगा वो नेता बन नहीं सकता। और ये भी सुना है घर वालों से भी और भी कि श्रद्धेय नेताजी का भी बहुत, अरे तो उनको तो हम लोगों ने कवर किया है पार्लियामेंट। किस्मती है कि उनके साथ मौका नहीं मिला कभी। वो तो मतलब पर मेरे पिताजी का बहुत लगाव था उनसे। हम लोगों का भी बहुत लगाव था। हम लोगों से पार्लियामेंट में कहते थे, वो मोदी जी के बारे में कहते थे, हाँ गरीब का बच्चा है, मेहनती है, संघर्षशील है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत आगे जाएगा। जी तो ये बात मतलब अक्रॉस पार्टी ये बात है, मैंने कि सब उनकी, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि मोदी जी भी आपकी तारीफ करते हैं, अमित शाह जी भी करते हैं, क्योंकि जब लोग बड़े हो जाते हैं ना तो तारीफ करने में दिल छोटा नहीं होता। तो आप तो फर्स्ट टाइम की एमपी हो ना, तो उनके लिए तो बच्चा ही हो ना आप, चाहे कोई भी, उस लिहाज से देखा जाए। तो मैं इस लिहाज से कह रहा था कि सब लोग अच्छा परफॉर्म करते हो तो लोग तारीफ करते हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा है। तो बात चल रही थी स्कूल की, बात चल रही थी फिल्मों की। हीरोइन कौन पसंद है? बहुत सारी हीरोइन पसंद है, मतलब उस लेवल पे तो कोई पसंद नहीं है, शाहरुख खान के। लेकिन वैसे बहुत सारी, प्रीति जिंटा मुझे बचपन में बहुत पसंद थी, और दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है, और करीना कपूर बहुत पसंद है। तो मतलब जो अच्छा काम करते दिखते हैं वो पसंद आते हैं। पर बचपन में जो थोड़ा पसंद थी ज़्यादा, प्रीति जिंटा पसंद थी। अच्छा, क्या होता है जैसे हम लोग हैं, लड़के हैं, तो एक इस हीरो जैसे थोड़ा थोड़ा बनने की कोशिश करते हैं, या बनने की चाहत रहती है, बन पाए ना बन पाए। भगवान सूरत दे तब तो बन पाए। मेरे पिताजी को अमिताभ बच्चन बहुत पसंद थे। हाँ। और उनके जो जवानी के फोटो हैं तो वही हेयर स्टाइल, वही पैंट बूट कट वाली। अच्छा। तो वो भी काफी कोशिश करते थे, तो मैं समझ रही हूँ जी कि हम लोग भी कुछ बनना चाह रहे होंगे। अच्छा, पिताजी अमिताभ बच्चन को पसंद? अच्छा, वो स्टाइल, वो कपड़े, वो सब कुछ वैसे ही पहनते थे। मैंने कोशिश, फोटो देखा है उनका। जी शुरू में, मतलब उनकी जवानी के बहुत पुराने फोटोज हैं। हाँ। उसमें जब वो सिर्फ यही सब कामों में रहते थे शायद, तब के शौक थे उनके। फिर तो वो राजनीति में आ गए थे,
और तब तो फिर वेशभूषा उनकी भी बदल गई थी। इकरा हसन किसके जैसे बनने की, मतलब जब स्कूल में थी या कॉलेज में थी या ऐसे थी तो कि यार ठीक है ऐसे थोड़ा बन लेते हैं, ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल हो, ऐसे कपड़े हो? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कभी नहीं रहा। मैं जैसी आज दिखती हूँ ऐसे ही मैं, मतलब बचपन में भी इसी तरह का वो था। थोड़ी मैं शाय नेचर की थी, तो कभी इन सब चीज़ों पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। शायद होना चाहिए था या क्या। और स्पोर्ट्स की तरफ तो कुछ भी पहन लिया और कुछ भी वो कर लिया, थोड़ा मतलब वो सलीका नहीं था जो होता है लड़कियों में, और अच्छी बात भी है। मेरे अंदर था नहीं वो, अभी भी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ऐसा ये नहीं हुआ कभी भी। दोस्त? जी दोस्त बचपन से ही है। बचपन वाले दोस्त? बचपन वाले। अच्छा जी। इधर कोई दोस्त नहीं बना? नहीं, उसमें ऐड होते रहते हैं। ऐड होते रहते हैं। जी, जैसे दोस्ती करना पसंद है? मतलब नहीं, मैं शाही बहुत हैं? पिकी बहुत पिकी हूँ अपने दोस्तों को चुनने में। अच्छा। फिर वो हैं तो बस वो हैं। हाँ तो ये तो है जी, क्योंकि मुझे भी इंटरव्यू लेने में लग गया कि जब इकरा हाथ नहीं आ रही थी। नहीं, वैसे एक तरह का व्यवहार तो सबके साथ है। हाँ। लेकिन जो अपना दिल खोल के और जो बिल्कुल क्लोज तरीके से, ऊपरी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसलिए दोस्त हैं, कम हैं, बचपन से हैं और वही हैं बस। उनके साथ घूमना उमना होता है कहीं? जी होता है। जाना? जी, कोशिश कर लेते हैं थोड़ी बहुत। दोस्तों के साथ मस्ती? अब मस्ती तो क्या कह लें हम। क्योंकि अब तो माननी सांसद हो गई ना। नहीं, उनके तो लिए थोड़ी उनके लिए कहती अरे इकरा क्या मतलब कि कब तक पार्लियामेंट नहीं है, अब तो उतार दो पार्लियामेंट की चीजें अब तो कूल हाँ, हो जाए। बहुत मजाक भी वो करते हैं सब। कोई ऐसी चीज या कोई भाषण तो वो ग्रुप पे भेजेंगे, फिर अरे नेताजी देखिए ऐसे, तो हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। और जो चीज़ कभी कभी आपका परिवार आपके लिए नहीं कर सकता, वो दोस्त कर जाते हैं आपके लिए। तो कई बार आप जहनी रूप से परेशान हैं, और क्योंकि मेरे घर में हम 3 ही लोग हैं और तीनों ही लोग राजनीति में हैं, तो अपनी चीज़ें किसी को बताएं। तो मेरे लिए मेरे दोस्तों ने वो, जब बहुत कठिन परिस्थितियाँ आई घर पे, मेरे भाई जेल में थे और तमाम तरह की चीज़ें थी, मेरी मदर पे भी केस था, तो अक्सर कर मैं अपना दिल हल्का अपने दोस्तों के साथ करती थी और उससे बहुत मदद मिलती है मुझे लगता है। मतलब ये छोटी चीज़ है, हम इसको इतना महत्व नहीं देते, लेकिन मेरे लिए वो स्पेस होना, वो लोग होना जो मुझे समझ सके, जिनके आगे मैं अपनी बात कह सकूं। मुझे पता है वो मदद नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ अपनी बात को आप कह देते हैं जब अपने नज़दीकियों से, उसी में आपको बहुत हल्का महसूस होता है। तो अहम किरदार रहा है मेरे दोस्तों का, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कम लेकिन अच्छे दोस्त मिले। आउटिंग हो पाती है? जी, हो जाती है कभी कभी। कहीं पहाड़ों में, कहीं समुंदर किनारे? हाँ, मतलब अब क्योंकि आना जाना थोड़ा इसके राजनीति के हिसाब से रहता है, तो जैसे कमेटी के जो टूर वगैरह हैं, मैं बहुत कम जा पाती हूँ। लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त भी आ गए वहाँ पे, तो फैमिली चली गई, तो बस उसी दौरान ये सब हो पाता है। अब जैसे दिल्ली, क्योंकि मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहता है जब सेशन चल रहा होता है, तो 2-4 दिन में मुलाकात हो जा। लेकिन अब सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में हैं, व्यस्तता उनकी भी है, तो पर मुलाकात हो जाती है। अच्छा, जब आप 12th पास किया आपने, तो ग्रेजुएशन भी शायद यहीं से किया? जी। LSR? जी, LSR लेडी श्रीराम कॉलेज? लेडी श्रीराम से हिस्ट्री ऑनर्स किया था मैंने। अच्छा जी, यहीं से ग्रेजुएशन किया आपने? जी। उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए वहाँ? नहीं, फिर मैंने लॉ किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया? जी। तो वहाँ एक्टिव थी आप LSR? नहीं, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी पॉलिटिक्स वहाँ भी हॉस्टल में रहती थी? जी नहीं, हॉस्टल तो नहीं था वहाँ पे, तो पेड पीजी जो होते थे। पीजी। कहाँ, मुखर्जी नगर साइड? मेरा था ये आउटरम लाइन? ऑट्रम में भी था, उससे पहले ये मलकागंज चौक। मलकागंज चौक। जी। व्हाइट हाउस नाम का पीजी था हमारा, जहाँ मरीन ड्राइव है। उससे पहले इधर की तरफ थोड़ा इलाका वैसा ही था वो। पर वो एक अच्छा पीजी था। तो पीजी में रहते थे, और फिर आउटरम लेन में 2nd 3rd ईयर में
तो मुखर्जी नगर वो पूरा एरिया, हाँ वहाँ की भी एक अलग रौनक है कैंपस की। हाँ LSR में एक अलग हिसाब से वहाँ पढ़ाई पे ज़्यादा जोर है, यहाँ सब तरह की एक्टिविटीज़ पे। तो वहाँ पे एक बार मुझे कहा गया था कि आप, मैं बताती भी नहीं थी कि मैं पॉलिटिकल परिवार से हूँ, और मैं बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल ऐसा कि आपको पता भी नहीं लगेगा Normal. मैं हूँ। तो लेकिन मेरे एक जानने वाले पढ़ते थे, सीनियर थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को बता दिया कि इनकी भी फैमिली पॉलिटिक्स में है। तो वहाँ पे जो कॉलेज के वो चुनाव होते थे उसमें वो बनाते थे पैनल जी, तो वो मेरे पास आए और वो कहने लगे कि आप भी पैनल में, शामिल हो हमें जाओ। लड़की की भी ज़रूरत है, आप लड़ लो। तो मैंने उन्हें बहुत मना करा, तो कहने लगे अरे आपको तो पता होंगी सारी चीज़ें, राजनीति जानते हो ये वो। लेकिन मैं फिर 4 दिन की मैंने छुट्टी लेना मंजूर करा और मैं वहाँ से अपनी जान बचा के आ गई। और घर रही, इतने ये सब नॉमिनेशन वगैरह निपटा। तो कॉलेज में कभी नहीं इस तरह का बस होता। पीजी लॉ पढ़ना, बस बहुत कम लोगों को बताना कि मैं पॉलिटिशियंस की बेटी हूँ। हाँ, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं लगी। नहीं है। जी। हाँ। कई लोग फिर बाद में जो क्लासमेट्स थे तो वो कहने लगे अरे हमें पता ही नहीं था, जब मैं चुनाव जीत गई तो उसके बाद। आपके भाई जो है नाहिद हसन साहब, मैं देखता हूँ कि भाई बहन का जो प्यार है बड़ा अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ, लोग भी कहते हैं। कैसा है दोनों का, आप लोगों का कॉम्बिनेशन? जी बहुत अच्छा है। और ठंडा गर्म है। तो पर उल्टा है, गर्म में ही होती हूँ ज़्यादा, वो ठंडे ही रहते हैं थोड़े। तो लेकिन हमारी सोच ज़्यादा मिलती है एक दूसरे से। तो कई बार हम अपनी मदर को, हम मेजॉरिटी में हो जाते हैं, वो माइनॉरिटी में हो जाती हैं। तो एक अच्छा वो है। मेरे जो राजनीति का सफ़र है उसमें सबसे अहम रोल मेरे भाई का है, क्योंकि अगर वो मेरे पीछे ना हो खड़े तो मैं यहाँ तक, मुझे नहीं लगता, अकेले अपने दम पे आ पाती। तो और उनके मन में कभी ये भावना नहीं है कि मैं MP बन गई हूँ, वो MLA हैं या इस तरह का कुछ लोग चर्चा चलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हमारे बीच में कुछ कभी नहीं हुआ। उन्हें कभी इस चीज़ से वो नहीं है। तो उनका बहुत मुझे सपोर्ट रहता है और बहुत अच्छी हमारी तालमेल रहती है। हम रोज़ अपने अपने काम से आके रात का खाना बहुत लेट कोशिश करते हैं साथ खा लें, और तब फिर सारे तमाम चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा। जी। तो इस तरह की हमारी कोशिश रहती है ताकि पता रहे क्या चल रहा है मेरे जीवन में, मेरे राजनीति के उसमें, उनके उसमें। तो वो पर बहुत अच्छा रहता है। दोनों लोगों के बीच में मैंने देखा कि वो बहन आगे हो जाए, बहन आगे कर ले, अरे ठीक है, इकरा आगे कर ले, ये एक भाव उनमें देखने को मिलता है। जी, क्योंकि बड़े भाई पिता समान होते हैं। तो जैसे कोई पिता अपने बच्चे को आगे करता है, उसी तरीके से हमेशा वो सारी चीज़, मतलब अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है कि कोई वो, तो वो सारा ब्लेम खुद पे लेने को मुझे कहते हैं कि तुम मुझ पे वो कर दे, तू टेंशन मत ले, तो बस काम कर। तो वो जो एक तरह का सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो मुझे, कहीं यहाँ बैठी हूँ, रैली थी हमारी, मैंने बस उन्हें कह दिया कि रैली में आना है, लोगों को भी लेके आना है। तो एक फ़ोन पे अगर आपके लिए कोई खड़ा है जो आपके लिए सारा इंतज़ाम, सारी व्यवस्था कर दे, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जो चीज़ उन्हें मैं समझा सकती हूँ या जो चीज़ वो मुझे समझा सकते हैं, वो शायद वो अधिकार और किसी का नहीं है। कई बार क्योंकि हमारी मदर एक अलग जनरेशन से हैं, तो उनकी बात शायद समझ में ना आती हो, तो मैं अगर अपने भाई से एक अपनेपन से बात करके, उनकी चीज़ें समझ के उन्हें कोई चीज़ समझाती हूँ, तो वो मेरी सुन लेते हैं। यही उनके साथ है। वो जब मुझे कोई बात बताते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। मम्मी थोड़ा डांट के बताती हैं, तो उनके से फिर हम दोनों नाराज़ हो जाते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन काफ़ी अच्छी रहती है। नाहिद भाई के साथ ये है कि कई बार मैंने सुना कि लोगों की अगर पैरवी आती है तो नाहिद भाई उसको बहुत टैकल करते हैं। अगर राजनेता बनना हो, पब्लिक को आपके पास आना हो, राजनेता बनना हो या पब्लिक के पास आना हो, तो आपके पास आए या नाहिद हसन के पास जाए? जी, मैंने कही भी है ये बात कि मुझे लगता है कि अगर मैं
मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक आम नागरिक होती और मुझे किसी नेता के पास जाना होता तो मैं नाहिद हसन को चुनती, मैं इकरा हसन को ना चुनती। क्योंकि वो जिस तरीके से अपने दिल पे ले लेते हैं, फिर वो ये नहीं सोचते कि मेरा क्या इसमें नुकसान हो जाएगा। वो जो गणित नेता बैठाते हैं अपना फायदा नुकसान सोच के, वो मेरे भाई में वो चीज़ नहीं है। अगर किसी की बात को किसी की परेशानी उनके दिल पे लग गई तो फिर कोई मतलब नहीं है, चाहे उसमें पैसे का नुकसान हो, चाहे खुद पे मुकदमे हो जाए, चाहे जेल जाना पड़ जाए। वो अपने मुकदमों से नहीं गए थे, यही जनता के काम के मुकदमों से प्रशासन ने दबाव बना के उन पे मुकदमे लगाए और वो जेल चले गए। तो शायद मैं उस हद तक ना जा पाऊँ, लेकिन एक जो नागरिक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे लोग हैं, उन्हें तो ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो हर हद तक उनकी लड़ाई लड़ दे। तो वो इंसान नाहिद हसन है ना? जी। आपकी मम्मी बहुत कड़क है? जी बहुत बहुत कड़क है। और बचपन में कान ऐठे कि नहीं? बहुत बहुत। अच्छा जी। दिया डंडा भी? बहुत। एक चप्पल थी उनकी, उससे मारती थी, अलग ही रखती थी उसको। जी। अलग से? जी। ये पिटाई वाला यंत्र है, खराब ना हो जाए। और उनसे मैंने पूछा भी है बाद में, तो उन्होंने ज्यादा पिटाई मेरी ही करी है, मेरे भाई की नहीं करी है उतनी। अच्छा। जी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हाँ। ज्यादातर लड़के पिटते हैं, लेकिन हमारे उसमें, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी थी बचपन में और मैं अपने पापा की सर चढ़ी थी, तो जब वो बाहर होते थे, नहीं होते थे, तो मेरी जिद उसी तरीके की रहती थी। तो तब फिर मेरी अम्मी अपने हथकंडे इस्तेमाल करती थी। हाँ। एक बार वो स्टोर रूम में रखती थी उस चप्पल को, बड़ी प्लास्टिक किस्म की थी, बड़ी तेज लगती थी। बस वो चेहरे पे नहीं मारती थी। हाँ। तो एक दिन सफाई हो रही थी तो मुझे वो चप्पल मिल गई। हाँ। तो मैंने वो चप्पल उठा के चुपके से मैं वो फेंक आई चप्पल क्योंकि उसका दुरुपयोग मेरे लिए ही होता था। हाँ। तो उन्होंने फिर दोबारा वही चप्पल मंगवा ली सेम कंपनी की। जी। तो बहुत मेरी मंगवा लिया था। हाँ जी। अच्छा, पूछी कि कहाँ गया वो चप्पल, कौन फेंक दिया? जी। तो पता चला कि आपने फेंक दिया होगा, तो बेटा घबराओ नहीं। हाँ। और मतलब मैं भी थोड़ी चालाक थी, तो जब मुझे पता होता था कि आज रात को पापा वापस आएंगे, हाँ, तो तब मैं बिल्कुल अड़ियल हो जाती थी, पिट भी लेती थी। हाँ। लेकिन जब मुझे पता होता था कि 2 दिन के लिए लखनऊ गए हैं या कहीं बाहर हैं, हाँ, तो फिर मम्मी की चप्पल हाथ में होती थी और मैं हाथ जोड़ के माफ़ कर दो रोना मेरा रहता था। हाँ। तो मैं भी काफ़ी टैक्ट से काम लेती थी। हाँ। तो बचपन में तो मम्मी ने बहुत, और सुबह सुबह मेरी दादी थी जो, जब मैं वहाँ पढ़ती थी नर्सरी केजी में, तो तैयार होने में मैं बहुत नाटक करती थी सुबह। वो मुझे तैयार करती थी मेरी दादी, और वो बहुत प्यार से तैयार करती थी। तो मैं खेलती रहती थी पानी के साथ, तो मेरी मम्मी फिर आवाज़ लगाती थी जब बहुत देर हो जाती थी कि आ गई मैं, तो फिर मुझे हड़बड़ी हो जाती थी घबरा के। तो उनसे मैं बहुत डरती थी बचपन में, और वो बहुत मारती भी थी पूरा। लेकिन अब भी सख्त मिजाज तो है उनका। हाँ, बहुत सख्त मिजाज है जी। दबती नहीं है वो किसी से। लेकिन मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं उनमें उन जैसा सहनशीलता, उन जैसा दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ही है जो उभार के यहाँ तक हमें ले आया है। अगर वो थोड़ा भी डगमगाती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। तो उनका बहुत अहम रोल रहा है। हालांकि हमारे परिवार में राजनीति का जो सारा सफ़र है वो मेरे वालिद साहब से मैं मानती हूँ कि वो मेरे हर चीज़ में आइडल हैं। तो लेकिन मेरी मम्मी का जो रोल रहा है उसको उतना थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है। पर अगर वो उस विरासत को ना संभालती, जितने वक्त के लिए एक गृहिणी थी वो साधारण, तो लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब संभाल के संजो के हम तक सौंपा। तो अगर उनका वो रोल ना रहता तो शायद हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। आपके वालिद साहब मुनव्वर साहब, उनका भी रोल पॉलिटिकल लोग वहाँ बहुत याद करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे उनको देखती हैं? बहुत प्यारी थी आप, उनकी बहुत दुलारी थी, सर चढ़ी भी थी, आपने बताया जी। तो देखिए, पिता तो सभी के ऐसे होते हैं, और क्योंकि मैंने उन्हें बहुत कम उम्र में खो दिया तो वो मेरे अंदर वो एहसास बहुत गहरा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने उन्हें राजनीति में, और उनको बहुत शौक था इस काम का,
उनको बहुत अच्छा लगता था ये काम करके। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं ये बात मानती हूँ कि राजनीति जब मैं करती हूँ तो हर रोज़, आप यकीन मानिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ उनका जिक्र ज़रूर होता है, उनके काम का, उनके साथियों द्वारा, या कोई मिलता है जो उनका एक नया किस्सा मुझे सुना देता है। उन्हें 16-17 साल हो गए हैं उनके इंतकाल को, लेकिन आज तक भी ऐसा, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, मुझे हर रोज़ उनका कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई किस्सा सुनने को मिलता है। तो यही चीज़ है जो मुझे राजनीति की सबसे अच्छी लगती है, कि एक मेरा जुड़ाव मेरे वालिद साहब के लोगों से, उनकी कहानियों से आज तक है। और वो कहीं ना कहीं मुझे एक, वो जब इतना लंबा वक्त हो जाता है तो फिर आप चाहते हैं कि जिक्र हो और लोग भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं क्योंकि राजनीति में हूँ तो वो लोग दोहराते रहते हैं और उनकी किस्से, कहानी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक वजह है, बड़ी वजह है मेरी यही है कि मुझे राजनीति पसंद है। इसी वजह से। आपको भी पसंद है राजनीति? इसी वजह से कि आपके फादर को बहुत पसंद था जी, कि मुझे कि ये मुझे उनसे जोड़े रखता है, कि उनकी कहानियाँ, उनके किस्से, क्योंकि इतना वक्त उन्होंने मेरे साथ नहीं बिताया, लेकिन अपने लोगों में उन्होंने बहुत वक्त बिताया है। मैं हॉस्टल में थी, वो काम में रहते थे, तो रोज़ाना जब उनकी किसी ना किसी अंदाज का, किसी ना किसी बात का पता चलता है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ उस दिन की हो जाती है कि आज उनका जिक्र हुआ, उनकी ये बात पता लगी। तो ये बेटी का अपने बाप से जुड़ाव का भी एक जरिया राजनीति से निकल गया, तो वो एक बड़ी चीज़ है। आप जाती होंगी क्षेत्र में, कोई कहता होगा कि आपके वालिद यहाँ बैठते जी, थे, जी। अरे इनको ये बहुत पसंद था, अरे आप खाओ खाओ, ये तो गुड़ वाली चाय पीते थे, वो छाछ पीते थे। फिर कोई बताता है हमारे लिए ऐसे कर दिया था, ऐसे धमका दिया था, ये कह दिया था, एक SDM को ऐसे बोला। तो वो सब रोज सुनने को मिलता है और वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। वो जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इकरा, एक सवाल पर्सनल है, लोग पूछते ही हैं, मैं भी पूछ लूं। उम्र भी हुई, सांसद भी हैं, कड़क माँ भी हैं, भाई भी है, शादी को लेके दबाव भी तो पड़ता होगा ना कि अब हो जाए अब तो? नहीं, वो बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि लोग कहते हैं, मेरी घर वाले अगर उतना दबाव देते तो शायद अब तक कर देते, तो वो नहीं देते हैं इतना दबाव। लेकिन हाँ, सामाजिक रूप से वो चीज़ें मुझे भी महसूस होती हैं, लेकिन अभी कोई चीज़ जबरन करी जाए वो ठीक नहीं है। जब कुछ ऐसी हालात होंगे तो वो सबके सामने आ जाएंगे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी देखिए, अभी काम पे ही फोकस है। लव मैरिज में भरोसा है कि अरेंज मैरिज में? जी देखिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, ठीक है, जैसे भी हो जाए। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, वो कैसे भी बन जाए। जी, चाहे लव से बने चाहे अरेंज से बने, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बना। रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान की मूवी भी है। जी जी, देखी है कि नहीं? बिल्कुल देखिए। जल्द करना नहीं है अभी? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जी मैं समझती हूँ सामाजिक हिसाब से एक टाइम होता है, तो वो भी जब होगा, अभी फिलहाल कुछ है नहीं, उस कुरेदने के लिए वहाँ कुछ है नहीं, तो जब होगा तो सबको पता चल ही जाएगा। ये बातें छुपती नहीं है। हाँ, छुपती नहीं है। ये तो आग लग जाती है। छुपनी भी नहीं चाहिए। हाँ, छुपनी भी नहीं लगती, ये तो लोग बुलाते हैं। जी बिल्कुल। आप भी बुलाएंगी जी, जब होगी तो बुलाएंगे। अच्छा, ये जो ट्रोल इंडिया है, वो जो पोस्टर्स, बैनर चिपका के लगाते हैं, ये शादी वो शादी, तो सामने आता है ना? हाँ जी, आता है, और मतलब ठीक नहीं है मुझे लगता है। कोई चीज़ जिसमें सच्चाई नहीं है उसको इस तरीके से चला के कुछ अपने व्यूज़ लेने के लिए, कुछ वो करने के लिए, तो क्या पता किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें सही नहीं लगती। और असल में क्या है कि कुछ जो हमारे क्षेत्र के सीधे स्वभाव के लोग हैं, उतने जागरूक नहीं हैं, उनको लगता है कि शायद सच है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि गांव देहात में, क्योंकि वीडियो में देख लिया, अब वो वीडियो बनी कैसे है उतनी समझ नहीं है सब लोगों में, तो लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ये तारीख है आपकी, तो हमें बताया नहीं, इस तरह से। तो वो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन लोग देख रहे हैं, क्या वो सोचेंगे इस बारे में। तो इसलिए मुझे लगता है ठीक नहीं है।
फिर सफाई देनी पड़ती है। ये पर्सनल लाइफ में झांकने का ये एक तो एक सोशल मीडिया का एक बड़ा रोग है, ये कहीं भी तो ये सब देख के बहुत सफाई देनी पड़ती होगी फील्ड में जी। कि ये बताओ भैया ये लगा दिया, ये क्या है, वो क्या है। हाँ, फिर लोग ये भी कहते हैं कि आप इसे बंद करवाइए। हाँ। और मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे जो आईटी लॉज हैं ऐसे ही हैं, तो कुछ भी लोग चला रहे हैं वो चलता रहता है। तो अब मेरे हाथ में ना तो उसे रोकना है ना हम उसे चलवा रहे हैं। हाँ। तो बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाती है कि क्या करा जाए, तो बस इग्नोर ही करते हैं।